हेलो दोस्तों, आपके अपने एग्ज़ाम फास्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी जो कि अफ्रीका महाद्वीप के टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से समझेंगे पुरानी एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन नए एनसीईआरटी की अपेक्षा जो है चेंज है और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, यदि इस महाद्वीप को देखा जाए तो ये सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है, क्योंकि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इस महाद्वीप पर यही कारण है कि पश्चिम की ओर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी पाया जाता है, जिसे हम लोग सहारा मरुस्थल कहते हैं। इस महाद्वीप पर सबसे लंबी जो है नदी नील नदी है और एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसे जो है अब हम लोग ये कह सकते हैं जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इस महाद्वीप का सबसे लंबा जो पर्वत श्रृंखला है वो एटलस है और इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो है पर्वत की बात करेंगे तो ये आपका किलिमंजारो है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। अब थोड़ी सी इस महाद्वीप के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये महाद्वीप जो है, अब देखिएगा, एशिया के बाद, यदि एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कोई है तो अफ्रीका है। विश्व के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का लगभग 20% अफ्रीका महाद्वीप के पास ये है। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन दे सकता है, यदि पूछेगा कि एशिया के बाद सेकंड सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये अफ्रीका है, मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है। जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हैं इसमें कभी कभी इन लोगों का क्रम बनाने के लिए, आरोही अवरोही क्रम बनाने के लिए दे देता है। तो ये टोटल महाद्वीपों की संख्या क्या है, यदि पूछेगा कि कुल महाद्वीप कितने हैं, तो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। 7 हमारे जो है महाद्वीप पूरे पृथ्वी पे हैं, जो कि इसका एक क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यह स्थल क्षेत्र का लगभग 20% अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का मतलब कि क्या है, 3/5वां भाग, मतलब भारत इसके पूरे महाद्वीप की जनसंख्या का 3/5वां भाग रखता है, ठीक है। वही यदि हम लोग बात करें कि अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है, अफ्रीका जो है ये पठारों का महाद्वीप है। यहाँ घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सबसे अधिक उष्ण है। उष्ण मतलब होता है गर्म। यदि पूछेगा कि सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म माना जाता है। यह उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसकी जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु बहुत विविधता पाई जाती है। तो कोई भी उष्ण और उपोष्ण में रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारी विविधता पाए जाएंगे। इस महाद्वीप पर वन्य जीव, खनिज शक्ति संसाधनों का संयंत्र है, जहाँ पे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कसावा, कपास, मूंगफली, कोको, विभिन्न प्रकार के फल एवं मसाले जैसे लौंग अफ्रीका का मुख्य फसलें हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अनेक छोटे बड़े देश हैं। इसमें से बहुत सारे देश अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं। पहले लगभग वे सभी देश हमारे देश की तरह विदेशी शासन के अधीन थे। आज ये सभी देश अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। तो याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में अनेक छोटे देश का मतलब ये हो गया कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, मतलब 54 देश हैं। पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई देश वाला महाद्वीप है तो वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस महाद्वीप में, इसके अलावा इस महाद्वीप में जो है उन्नत करने का प्रयत्न हो रहा है और नए नए उद्योग की स्थापना हो रही है। महाद्वीप के कुछ जो है हम लोग ये भी जाने कि प्राकृतिक परिस्थितियां मानव क्रियाकलाप का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए मध्य अफ्रीका में जायरे विषुवत वर्षा वनों में एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पश्चिमी अफ्रीका में जो है नाइजीरिया एक विकासशील देश है, जिसके कुछ हिस्सों में तो वन है और कुछ में घास की भूमि।
और इस तरह से अरब गणतंत्र में सहारा मरुभूमि का एक हिस्सा है। मतलब मिस्र अरब गणतंत्र में जो है एक सहारा मरुस्थल का एक हिस्सा है, परंतु उसकी संपन्नता नील नदी के कारण है। दक्षिण अफ्रीका खनिज साधनों में धनी है। इसका मतलब है कि इसमें यदि पूछेगा कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में जो है पाए जाएंगे। पर संसार में यह अकेला देश रहा है जिसके आधार पर लोगों के बीच अभी तक भेदभाव की नीति रखी जाती है। वहाँ बहुत अधिक लोगों को अपने ही देश में स्वतंत्रता पूर्वक रहने और इधर उधर आने जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा वहाँ की सरकार द्वारा किया जाता है, जो अल्पसंख्यक गोरे लोग हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का अफ्रीका की जो है प्रशासनिक और वहाँ की जो है इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये देखिएगा अब हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमि और जलवायु, जैसे भूमि और जलवायु साधन और उनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि क्या स्थिति है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जल संधि। जल संधि, ये देखिएगा, जल संधि मतलब होता है जल का वह सकरा भाग जो दो सागरों या महासागरों को जोड़ता है। तो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर लें। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में जल का सकरा भाग दो महाद्वीपों को अलग करता है। एक तो आपका यूरोप को अलग करता है। यूरोप को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। ये किसको अलग करती है, यूरोप को अलग करती है। और वहीं हम लोग बात करें कि ये आपका एक जिब्राल्टर हो गया। एक आपका अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर भी अलग करता है। स्वेज नहर ये भी अफ्रीका और एशिया के बीच जो है, यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका के बीच यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर अफ्रीका और एशिया को अलग कर रहा है। ठीक है, एशिया को अलग कर रहा है। वहीं स्थल संधि होता है भूमि का वह सकरा भाग जो सागरों को अलग करता है। ठीक है, वह स्थल संधि। जलप्रपात, नदी मार्ग में अधिक ऊंचाई पर जब पानी एकदम नीचे गिरता है जलप्रपात कहते हैं। वन्य प्राणु, पशु पक्षी और अन्य सभी प्रकार के जीव जंतु अपने प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो उन्हीं को वन्य जीव कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा तो समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा तथा एशिया से अरब सागर द्वारा अलग होता है। फिर भी यह तीन स्थानों पर, जैसे 3 स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के बहुत निकट स्थान है। जैसे उत्तर पश्चिम में जिब्राल्टर जो अभी आपको बताया गया था, उत्तर पूर्व में स्वेज और पूर्व में बाब अल मंदेब जलसंधि जो है इसको अलग कर रही है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के कई देशों ने संसार के अनेक भागों को जीतकर वहां अपना स्थान स्थापित किया था। लगभग पूरा अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन हो गया। आज जो है अधिकतर अफ्रीकी देश क्या हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, जो अभी भी विदेशी शासन के अधीन हैं। वे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जल्द ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र में पिछले कुछ ही वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। भूमि, यहाँ पर अफ्रीका में प्रमुख स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो कि अफ्रीका में कई पठार, लगभग पूरा अफ्रीका एक विशाल पठार जैसा दिखाई देता है। यदि पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। यदि पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप है जो बड़े पठारों से घिरा है, तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप, जो बड़े पठारों से घिरा हुआ है। अफ्रीका का पठार दक्षिण पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। विषुवत वृत्त के निकट पठार के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वत के शिखर हैं। वास्तव में अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्व भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम किलीमंजारो है। इसका मतलब है कि पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंचा यदि कोई है तो ये कौन सा है, किलीमंजारो सबसे ऊंचा है। इसका मतलब उच्च भूमि। किलीमंजारो जो है ये पर्वत है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है किलीमंजारो, और जो अफ्रीका का। यदि पूछेगा सबसे लंबा कौन सा है, एटलस है। वहाँ का सबसे लंबा श्रृंखला पूछेगा कि सबसे लंबी श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की कौन से है, तो एटलस पर्वत जो है सबसे लंबी श्रृंखला है। और ये देखिए, यह वर्ष भर हिम से ढका रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई 5895 है।
जो वर्ष भर क्या होता है, ढका रहता है। वही हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का जो है कुछ भाग देखें, जैसे आप देख सकते हैं लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मोरक्को को स्पेन से अलग करना, ये जो है ये एक जल संधि है जिब्राल्टर, ये पूरा भूमध्य सागर है। यहाँ से लाल सागर को इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, स्वेज नहर है। और इस तरह से देखिए बाब अल मंडे यहाँ पर जिबूती के पास, ये देख रहे हैं, ये आपका एक जल संधि है। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इस पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जिसके उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं। दूसरी पर्वत श्रृंखला में इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी में साथ साथ जिसे ड्रैंकेस वर्ग पर्वत बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं जैसे अफ्रीका भूमि जलवायु साधन और उसका उपयोग। जैसे यहाँ पर यूरोप है और इसके नीचे अफ्रीका है, तो इस तरह से वहाँ पर क्या जलवायु है, तो उष्ण जलवायु है। देखिए जहाँ पर ये समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, फिर आपका 200 मीटर से कम, तो ये इस तरह का देखिए बनाया हुआ है, जहाँ पे जलवायु जो है समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, जहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई कम है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्न भूमि प्रदेश में पश्चिम और उत्तरी भागों में एक समुद्र तट के साथ साथ है, जिसमें भौतिक लक्षण यहाँ महान भूभ्रंश घाटी या भूभ्रंश घाटियाँ धरातल पर दिखाई देती हैं हमें। अब देखिएगा देश के कई ऐसे निवास, जैसे ये आप भूभ्रंश घाटियाँ हैं जो कि जाम्बेजी नदी में विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, विक्टोरिया जलप्रपात। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो घाटियाँ हैं, दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ, इनके दोनों किनारों पर दीवार की तरह सीधे खड़े ढाल होने होते हैं। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियाँ एक लंबी श्रृंखला और मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल स्वेज की खाड़ी और अबाका की खाड़ी होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। इसकी बहुत सी घाटियाँ पानी में से भरी हैं जिन्हें झील कहते हैं। अतः अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में अनेक बड़ी झीलें। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुवत वृत्त के निकट में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निकलकर उत्तर की ओर बहती है। सहारा रेगिस्तान बहुत लंबी यात्रा करती हुई एक भूमध्य सागर में गिर जाता है। अब देखिए, जो कि सहारा रेगिस्तान से एक लंबी यात्रा करते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। दूसरी मुख्य नदी जो है जायरे नदी है। इसका मतलब है कि जो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में बनती है और अंतिम भाग में कांगो नाम से जानी जाती है। कांगो जायरे नदी दूसरी सबसे लंबी अफ्रीका की नदी है। ये बल्कि यह नदी जो विषुवत रेखा है इसको 2 बार काटती भी है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो जायरे नदी है। अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल वहीं बहा कर ले जाती हैं और पश्चिम भाग में नाइजर और दक्षिण भाग में जाम्बेजी। ऑरेंज अफ्रीका अन्य प्रमुख नदियां हैं। नील नदी और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव और स्टीमर चलाने के योग्य नहीं हैं। मतलब अफ्रीका में केवल 2 ही नदियां हैं जिसमें नाव और स्टीमर चलाए जा सकते हैं। वो कौन कौन सा? नील और जायरे, जिसे कांगो जायरे नदी बोला जाता है। कांगो देश में कांगो और जायरे देश में जायरे। अब योग्य है, इसके कारण ये नदियाँ ऊंचे पठार भागों के नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध जो है कह सकते हैं जलप्रपात भी है और सबसे ऊंचा और चौड़ा भी है ये जलप्रपात। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अद्भुत दृश्य जो जाम्बेजी नदी के विक्टोरिया जलप्रपात का है। इस यहाँ पर आप जो चित्र देखे हैं वही है विक्टोरिया जलप्रपात का। इस जलप्रपात में स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ था धुआं जो गरजता है। धुआं जो गरजता है, ये क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्जामिनर में, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। धुआं जो गरजता है ये किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात को। अब देखिए, लिविंगस्टोन ने अफ्रीका में यात्रा के दौरान इस प्रपात को पहली बार 1855 में देखा था
और उन्होंने इसका नामकरण महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया। चित्र में जलप्रपात की चौड़ाई देखो तो 2 किलोमीटर से अधिक दिखाई दे रही है। अफ्रीका में लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप भी जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अफ्रीका के 2 बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल की बात करते हैं। एक तो पूरी दुनिया का जो है 1/3 भाग जब मरुस्थल है, जिसमें पूरी दुनिया का संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहीं उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, जो कि प्रमुख मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार 37 जो है अंश 0.14 और उत्तर में 34.50 दक्षिण अक्षांशों के बीच पूरा अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जलवायु है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर तीनों रेखाएं निकल जाती हैं यहाँ से। अधिकांश उष्णकटिबंधीय फैला हुआ है। सब महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में, मतलब बहुत ही गर्म है ये महाद्वीप। अतः यहाँ लगभग सारे साल बहुत ही ऊंचा तापमान रहता है, पूरे साल भर। संसार का सबसे ऊंचा तापमान जो 58 जो है अंश सेल्सियस जो तापमान है, जो कि 58 तक पहुँच चुका है, ये लीबिया के अलजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। केवल ऊंचे पठार एवं पर्वतीय भागों में साधारण तापमान रहता है। पठारों पर भी दिन में ऊंचा तापमान रहता है, किंतु रातें ठंडी रहती हैं। ठीक है, रातें ठंडी रहती हैं। अफ्रीका में वर्षा के वितरण में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है, अतः यहाँ की जलवायु में काफ़ी भिन्नता है। विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र, गर्म और तर जलवायु पाई जाती है, जहाँ प्रायः प्रतिदिन वर्षा होती है और वर्ष भर केवल उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। इसे जो विषुवत जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषुवत जलवायु की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आर्द्र मतलब दोपहर में बारिश भी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्र। ये देखिएगा, जहाँ पर दोपहर में बारिश होती है, दोपहर में वर्षा, तो दोपहर में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है प्रतिदिन वर्षा होती है, जहाँ पर प्रायः दोपहर में, और वर्ष भर केवल उष्ण मतलब गर्म होता है और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। इसे विषुवतीय जलवायु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि विषुवतीय जलवायु किसे कहते हैं, जहाँ पे प्रत्येक दिन वर्षा दोपहर में होती है, उसे विषुवतीय जलवायु कहते हैं। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर भाग में घने वनों से ढका रहता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं, और इन्हें विभिन्न प्रकार के वन प्राणी रहते हैं। वर्षा वनों के उत्तर और दक्षिण में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु और कोष्ण और इसके शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इन प्रदेशों में अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ वर्षा का कुल औसत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से काफ़ी कम रहता है। इस जलवायु को समाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग इसकी जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति का नाम, जैसे यहाँ की जो वनस्पति का नाम सवाना और उत्तर दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा है और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ पाए जाते हैं। तो जो उत्तरी मरुस्थल होता है वो सहारा है, जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और वहीं कालाहारी मरुस्थल की बात करें जो दक्षिण की ओर पाया जाता है अफ्रीका और बोत्सवाना देश में, यहाँ जलवायु बहुत गर्म है। संसार का सबसे शुष्क और गर्म जो है कालाहारी मरुस्थल माना जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे तापमान इन्हीं मरुस्थलों में दर्ज किए जाते हैं और यहाँ वर्षा नाम मात्र का ही होता है। इस प्रकार उष्ण और अत्यधिक शुष्क जलवायु इन मरुस्थलों में देखी जाती है। ठीक है, ये आपका जो है एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए ये पूरा का पूरा आपका सहारा वाला भाग है, जो ऊपर आप देख रहे हैं ये पूरा सहारा का भाग है। सहारा यहाँ तक फैला हुआ है और वहीं हम लोग दक्षिण में इधर जाएं तो ये देखिए कालाहारी वाला भाग है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का भाग है। तो ये आपका जो है अत्यधिक
वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, सॉरी अत्यधिक गर्म क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि गर्म जलवायु। इन मरुस्थलों में प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती हैं, तो इसको देख लीजिएगा। जलवायु कहते हैं इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उन पर यंत्र तंत्र केवल कटीली झाड़ियाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क है। शुष्क होने की वजह से यहाँ की जो झाड़ियाँ ज़्यादा है। अब कहीं पर भी यदि वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, झाड़ियाँ, जैसे हमारे राजस्थान में काफ़ी बड़ी मात्रा में झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज़्यादा ठंडा होती है और न ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अफ्रीका के दक्षिण और पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश की जलवायु शीतल है। प्राकृतिक साधन और उसका उपयोग, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक में प्राप्त विभिन्न प्रकार के उपहारों और प्राकृतिक साधन कहते हैं। मिट्टी, जल, खनिज, जल और जीव जंतु सभी प्राकृतिक साधनों में ये माना जाता है कि ये प्राकृतिक साधन में गिने जाते हैं। अफ्रीका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों से संपन्न है। यहाँ की मिट्टियाँ कैसी हैं? मिट्टी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है जो कि पौधे और जड़ों में उगने वाले बढ़ने के लिए एक जरूरी है। मिट्टी बहुत धीमी गति से बनती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी परत बनने में सैकड़ों साल लग जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नई मिट्टियाँ जो बनती हैं 1 सेंटीमीटर बनने में कितना साल लगते हैं? सैकड़ों साल। कुछ मिट्टी फसलों की पैदावार के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ऐसी उपजाऊ मिट्टी जो सामान्यतः नदी घाटियों और मैदानों में मिलती है। कुछ कम उपजाऊ मिट्टी को खाद डालकर उपजाऊ बनाया जा सकता है और कुछ मिट्टी को फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यद्यपि उसमें अन्य प्रकार के पौधे या घास उग सकती हैं। अफ्रीका के विशाल महाद्वीप का केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। ये देखिएगा, इनमें पूर्वी की ओर ज्वालामुखी से बनी मिट्टियाँ, नील घाटी और काप जलोढ़ मिट्टियाँ आदि सवाना घास के मैदान को कुछ मिट्टियाँ हैं जो बहुत ही उपजाऊ होती हैं। अन्य जलवायु के धरातल अच्छी मिट्टियों के लिए अनुपयुक्त है। फिर भी मध्य अफ्रीका में एक विशाल भाग वनों से ढका हुआ है जो स्वयं का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। चलिए, जल का जो पॉइंट है इसको हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिससे आपका क्लास 6 की NCERT कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।